तीन चुनौतियां तो सामने हम सबके आई। कोविड के बाद रीस्टार्ट ऑफ इकोनॉमी आया, एम्प्लॉयमेंट की बात थी, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ी बात थी। तो 2016 में दो चीजें बहुत बड़ी सामने आई थी, वो थी डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मिसिंग लिंक। अगर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ना है। इस बात को हम लोगों ने बहुत ध्यान में रख के आगे इकोनॉमिक रोड मैप को सामने लाए थे। एक और चुनौती हम सबके सामने आज की डेट में आती है, जो ध्यान में रखना और जिसके ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। क्या भारत को प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है, इंडिविजुअल या ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को इंटीग्रेट करना है? यह बात हमारे ध्यान में लाना और इसके ऊपर चर्चा करके इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर हम इतिहास के हिसाब से देखें, पोस्ट इंडिपेंडेंस जब देखें, तो वो पीरियड हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा हमने इकोनॉमिक ग्रोथ किया जब हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया, ओपन किया। और अगर हम पुराने इतिहास को भी हम देखें, कई लोग चर्चा करते हैं कि जब लगभग 3000 साल तक भारत पूरी एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में विश्व में स्थापित रहा और हमने ग्लोबल ट्रेड का लगभग 27% का ग्लोबल ट्रेड को हम कंट्रोल करते थे। तो जो अगर भारत को आर्थिक रूप से महाशक्ति के रूप में अपने आप को विश्व को स्थापित करना है, और चाइना को हम बहुत बार इम्यूलेट करते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं, उसने भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती इस तरह प्रदान की कि उसने ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब अपने आप को बनाया। मेजर एमएनसीज वगैरह कंपनीज ने अपना मैन्युफैक्चरिंग जो सेटअप है वह चाइना में स्टैब्लिश किया। तो हमें, मुझे लगता है यह सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रख के आगे चर्चा के रूप में चर्चा करना है कि हमें ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन के साथ भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंटीग्रेट करना है। तब उसके लिए हम अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं ग्लोबली, जो कि भारत का ट्रू पोटेंशियल है उसको हमें अचीव करने के लिए।